हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि बच्चा कैसे व्यवहार करता है और क्या यह व्यवहार आपके बच्चे या आपके आसपास के बच्चों में भी ऐसा व्यवहार है। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है और ये व्यवहार क्यों है, कितना है, कैसा है, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इकोलोलिया मतलब एक वर्ड को बार बार रिपीट करना, एक सेंटेंस को रिपीट करना। वो सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। रिपिटेटिव बिहेवियर वो बोलने वाला भी हो सकता है, रिपीट करना। और फिजिकल मूवमेंट को भी रिपीट कर सकता है। ये भी बात कही थी किसी खिलौने या खिलौने को किसी मतलब जिस तरीके से हम खिलौनों को खेलते हैं वैसे ना खेलकर जैसे आम बच्चे खेलते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से खेलेगा खिलौनों को। हो सकता है कि वो खिलौनों को पटके, कुछ बच्चे होते हैं जैसे खिलौनों को तोड़ने के साथ साथ वो पटकते हैं उनको। और दूसरी चीज़ थी कि जो अपनी जो डेली रूटीन में है उसको लेके बहुत परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो वो डेली रूटीन में हो सकता है कि जैसे उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी बिंदी लगाती है। किसी दिन अगर उन्होंने स्किप कर दिया तो वो बच्चा बहुत सैड हो जाएगा कि आपने बिंदी स्किप क्यों करी। बाल हेयर स्टाइल हो सकता है, उसकी मॉम का हेयर स्टाइल हो सकता है, उसका खुद का हेयर स्टाइल हो सकता है। यहाँ तक कि उसका बेडरूम का भी जो शेप और साइज़ है अगर उसके साथ उसकी सेटिंग के साथ छेड़छाड़ कर दी तो इसमें भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें भी हम बात कर चुके थे। थोड़ा-सा हम इसी में थे जो दिनचर्या वाला था, इसमें थोड़ा-सा हम भूल गए थे बताना कि इसमें बच्चा किस लेवल तक परेशान हो सकता है। वो लेवल ये है कि उसकी कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे हमने बिंदी का करा, कोई फिक्स पैटर्न है, अगर वो उस पैटर्न से उसको काम को करता है, अगर दूसरा पैटर्न बोल दिया जाए तो उसमें भी उसको दिक्कत होगी, बाद बाकी तो हम कर चुके थे ऑटिज़्म के बारे में। नेक्स्ट है हम ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये सब जितने हमने ऊपर सिम्पटम्स की बात करी, ये होते हैं। इसको जो नाम दिया जाता है वो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इस इसको हम एक अम्ब्रेला के टर्म से समझ स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जैसे कोई अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेला में क्या होते हैं, कई तरीके के सीख होते हैं इस तरीके से। तो इसके नीचे कई सारे और लास्ट में किससे हो एक डंडे से जुड़े हुए हैं। और यह कोई बीमारी नहीं है, बस डिसऑर्डर है कि जो फिक्स हमारा पैटर्न होता है, हमारा सोचने-समझने का जो पैटर्न होता है, वो थोड़ा-सा डिसऑर्डर हो गया, उसका जो ऑर्डर है उसका चेंज हो गया है। जैसे इसमें बच्चे फीलिंग को भी नहीं समझ पाते। बहुत सारी मदर का कंप्लेन होता है कि बच्चा हमारी फीलिंग नहीं समझ पाता, उसको चोट लगता है, वो अपनी फीलिंग भी नहीं समझ पाता। अब बात करते हैं कि है क्या ये ऑटिज़्म? तो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है। यह कोई बीमारी नहीं है कि जिसकी कोई दवाई बनाई जाए, इसकी कोई दवाई भी नहीं है। बस यह एक डिसऑर्डर है, एक विकासात्मक विकार है, जो एक छोटा बच्चा होता है, जो उसका डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है, बस उसमें थोड़ा चेंजेज़ आ जाते हैं। जैसे 9 महीने में बच्चा जब पैदा होता है, तो उससे पहले वह 9 महीने तक 0 से 9 महीने तक मदर के पेट में रहता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 मंथ में बच्चा क्या होता है, 9 मंथ में बच्चा पैदा होता है। उसके बाद वो 0 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस तरीके से उसका विकास चलता है। तो शुरू के 3 मंथ तक तो वो लेटा रहता है। 3 मंथ में साढ़े 3 महीने में 3 साढ़े 3 महीने में वो क्या करता है गर्दन में होल्ड आ जाता है उसका, वो अपनी गर्दन को होल्ड करने लगता है। फिर 4, 5, 6 मंथ में वो क्या करने लगता है, वो जैसे बच्चे को बैठा दो तो उसकी बैकबोन में सहारा आ जाता है, तो वो करने लगता है। फिर 7, 8, 9, 10 तो कुछ बच्चे 9th मंथ में कुछ 10, कुछ 11, कुछ 12 तो बच्चे क्या करते हैं खड़े होने लगते हैं। अगर बच्चों को खड़ा कराया जाए तो उनके पैरों में जान आ जाती है। अगर ये पैटर्न चल रहा है, जो ये पैटर्न है, जो ये चल रहा है, अगर बच्चा 3 मंथ तक होल्ड ना करे, इस तरीके से ये विकासात्मक विकार है। विकार मतलब डिसऑर्डर जिस टाइम बच्चे को ये करना चाहिए, वो थोड़ा-थोड़ा आगे खिसक रहा है। इनमें क्या होता है जो लोगों को दूसरे के साथ बातचीत करने, संवाद करने, सीखने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करता है। बातचीत, बातचीत हम किस तरीके से कम्युनिकेशन क्या है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हम क्या किस एक सांकेतिक होता है, एक वर्बल होता है सांकेतिक संकेतों में और एक बोल के। तो जो बच्चे छोटे होते हैं जब तक उनमें लैंग्वेज का भाषा का विकास नहीं होता है बच्चों में, तो तब तक बच्चे क्या करते हैं गेस्चर करते हैं। जैसे हमने हँस दिया तो बच्चे भी हँसने लग गए। हम बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे आई कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इस ऑटिज़्म वाले बच्चे जो होते हैं, ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, आई कॉन्टैक्ट नहीं करते।
बिल्कुल भी नहीं करेंगे या फिर बहुत कम करेंगे, आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। तो अगर बच्चे को तुम स्माइल कर रहे हो, तो बच्चा स्माइल में जवाब नहीं देगा और सारे बच्चे रिस्पॉन्स किसमें करते हैं, अगर बच्चे को देख के हँसो तो बच्चा हँसता है, बच्चे को देखो कुछ इशारे करो बच्चों को या कोई आवाज़ करो तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। ये बच्चे हो सकते हैं उन आवाज़ के प्रति अट्रैक्ट ना हो। हालाँकि ऑटिज़्म का निदान किसी भी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन इसे विकासात्मक विकार के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि यह लक्षण आमतौर पर जीवन के पहले 2 वर्षों में दिखाई देते हैं। ऑटिज़्म जो डिसेबिलिटी है, ऑटिज़्म जो है, वह शुरुआत में दिख जाता है। अगर कोई बच्चा हमारा आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, इसमें लैंग्वेज का विकास भी बहुत देर में होता है कि ऑटिस्टिक बच्चे बोलते बहुत कम हैं। जो बोलते हैं वो रिपीट करते हैं, जो कॉपी करेंगे बच्चे, आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, भाषा का विकास नहीं, वो तो संवाद कैसे करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे? और जब वो बातचीत नहीं करेंगे तो फिर वो सीखेंगे भी नहीं। जैसे सारे बच्चे होते हैं, जब बच्चे मिलते हैं तो बच्चे खेलते हैं आपस में, कोई आपके घर में गेस्ट आ गए या आप किसी के घर में गेस्ट बन के गए हो या फिर नॉर्मली आप चाचा-ताऊ, मामा-बुआ के घर गए हो, तो वहाँ भी बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं अपना ग्रुप बना के अलग से खेलने लगते हैं। हालाँकि आज की डेट में इनकी जगह फ़ोन ने ले लिया कि सारे बच्चे फ़ोन पे बैठ जाते हैं, अपने पेरेंट्स का फ़ोन, किसी का अपना पर्सनल है, तो बच्चे खेलते हैं। लेकिन जो ये ऑटिज़्म वाला बच्चा होगा, ये क्या करेगा, उनके साथ दूरियाँ बना देगा। दूरियाँ मीन्स उनके साथ नहीं जाएगा, हो सकता है वो अपनी मम्मी के पास रहे, वो अलग-थलग किसी और चीज़ में खेलेगा। उनसे थोड़ा-सा दूरी बना देगा, उन बच्चों के साथ नहीं खेलेगा या नहीं कम्युनिकेट करेगा। अब देखते हैं हम इसके कारण क्या है? जो रिसर्चर है, अभी तक कोई भी कारण नहीं मिला है कि जो हम ये बोल सकें कि इस वजह से या इस कारण ऑटिज़्म होता है। कोई ऐसा कारण नहीं मिला है कि जिसको हम ये बोल सकते हैं। लेकिन 2 फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। एक तो होता है आनुवंशिकी और एक होता है पर्यावरण जेनेटिक और दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। ये 2 मिलके हमारी लाइफ़ की अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ़ के साथ किसी भी। आनुवांशिक का मतलब हो सकता है कि उसका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो उसमें कोई ना कोई ऑटिस्टिक हो, तो ऑब्वियसली है कि बच्चे में भी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑटिस्टिक हो। या फिर जन्म के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे वर्चुअल ऑटिज़्म है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। जैसे स्क्रीन टाइम जिस बच्चे का ज़्यादा होता है तो वो वर्चुअल ऑटिज़्म में काउंट होता है, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो अब हम देखते हैं एक-एक करके। एक तो सबसे बड़ा जो पहला रीज़न है वो है 35 वर्ष से अधिक उम्र में गर्भवती होना। हम ये नहीं बोलेंगे कि सभी फीमेल्स में ऐसा होगा, लेकिन एक रीज़न ये भी मान सकते हैं कि अगर लेट में बच्चा कंसीव करते हैं तो चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो। या फिर जब 2 बच्चे पहला बच्चा हो और पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के जो गैप है, उसमें 1 साल का गैप ना हो और जैसे 2020 में अगर बच्चा पहला बेबी हुआ है और 2021 में दूसरा भी पैदा हो जाए, मतलब गैप ना हो। अल्पावधि में मधुमेह होना, मधुमेह डायबिटीज़ अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और फीमेल को डायबिटीज़ है। तीसरा है गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग होना। अगर बच्चा पेट में है और उस टाइम अगर कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है तो एक ये भी फैक्टर मान सकते हैं। दूसरा है गर्भावस्था के दौरान कुछ दवाओं जैसे वेलप्रोइड का उपयोग करना। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जिसको जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम मना किया जाता है, हाई डोज़ या फिर ड्रग्स में जो काउंट होते हैं उनको मना किया जाता है। इस टाइम स्मोकिंग के लिए, ड्रिंक के लिए और जो नशे वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि कुछ केसेस में तो चाय और कॉफ़ी भी बंद कर दिया जाता है, कि आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं लेनी क्योंकि कैफ़ीन होता है, उसमें भी नशा होता है। फिर है अपेक्षित भ्रूण आकार से छोटा होना। अगर आपका जो बच्चा हम तब बोलते हैं जब वो हो जाता है, लेकिन जब तक 9 महीने से पहले का जो पीरियड होता है उस टाइम एम्ब्रियो काउंट होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो बोलते हैं उसको बच्चे को और पहले शुरुआत में उसको क्या बोला जाता है? फीटस बोला जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो होता है, जब तक नहीं होता तब तक वो एम्ब्रियो ही कहलाता है। तो अगर उसका जो आकार है वो हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। अपने जो एक मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम हो मिनिमम से भी कम है। अगर छोटा साइज़ है तो तब भी उसमें ऑटिज़्म के एक फैक्टर ये भी हो सकता है। फिर है गर्भावस्था या प्रसव के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन की कमी। जब बच्चा होता है तो उस टाइम एब्गार स्केल पे काउंट किया जाता है कि इसकी ऑक्सीजन लेवल क्या था। तो उस टाइम बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होना जब बच्चा
पैदा होता है और पैदा होने के साथ अगर बच्चा रोए ना, क्योंकि जब वो रोता है तो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है। अगर वो बच्चा रोए ना या फिर ऑक्सीजन की कमी हो तो तब भी ये होने की पॉसिबिलिटी होती है। फिर दूसरा कारण क्या है, समय से पूर्व, समय से पहले जन्म देना। इसको क्या बोला जाता है, प्रीमैच्योर डिलीवरी बोला जाता है, कि एक जो एम्ब्रियो होता है वो मैच्योर होता है 9 मंथ में, और 9 मंथ के बाद डिलीवरी के बाद वो बच्चा हो जाता है। तो उस टाइम अगर उससे पहले हो जाए 7 मंथ में, 6 मंथ में, 5th मंथ में, 8th मंथ में, तो पॉसिबिलिटी रहती है। फिर है एएसडी के लक्षण, जो आप एक छोटे बच्चे में देख सकते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसके लक्षण क्या है? 12 महीने तक सीमित बड़बड़ाना या इशारे करना। बच्चा बड़बड़ा रहा है, अपने आप में बातें कर रहा है। अमूमन सारे बच्चे अपने आप में बातें करते हैं, लेकिन यह बच्चा किसी और के साथ बातें नहीं करता या खुद से बातें करता है, अपने आप से बातें करता रहेगा। अगर इसके साथ बात करेंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ रिस्पॉन्स नहीं देगा। 16 महीने की उम्र तक कोई भी एकल शब्द या 2 साल की उम्र तक कोई भी 2 शब्द नहीं बोलना। जब बच्चा 1.5 साल का होता है, 1.5 ईयर का होता है, तो बच्चा क्या करता है, एक शब्द आसानी से बोलने लगता है। क्या करने लगता है? एक शब्द आसानी से बोलने लगता है। और जब 2 साल का हो जाता है, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। जब 2 साल का होता है तो एक वाक्य बोलने लगता है, एक सेंटेंस बोलने लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और कॉपी तो वो कंटिन्यू करता रहता है। 12 महीने तक अपना नाम सुनने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। बच्चे जब छोटे होते हैं, उसे एक चीज़ बुलाया जाए तो बच्चे को पता चल जाता है। यहाँ तक कि किसी जानवर को भी जब हम ट्रेन करते हैं, डॉग को हम कोई ट्रेन करते हैं तो अपने नाम पे वो भी रिस्पॉन्स करने लगता है। और अगर बच्चा 1 साल का हो गया, वो अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो फिर सोचने वाली बात है। अर्जित भाषा या सामाजिक कौशल की कमी। हम अपने समाज से, अपने वातावरण से एक्वायर करते हैं। इस माहौल में अगर बच्चा है तो आस-पड़ोस में जो भी चीज़ें हैं तो बच्चा उनसे, इन बच्चों से सीखेगा, अपने आस-पास के लोगों से एक्वायर करेगा, एक्वायर अर्जित करेगा चीज़ें। तो ये क्या कर रहा है बच्चा, इसको एक तो ये लैंग्वेज, मतलब कुछ भी चीज़ें एक्वायर नहीं कर रहा। फिर है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल की हानि। हम बच्चे आस-पास को देख के सीखते हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी साफ कर रहा है, घर में यही तो देखता है बच्चा, लैपटॉप चला रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करने लगते हैं। और यह जो ऑटिज़्म वाला बच्चा है, अगर आपका बच्चा, आपके आस-पास वाला बच्चा इन चीज़ों को देख के कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, फिर क्या है, सीमित आँख से संपर्क, आई कॉन्टैक्ट जिसको बोलते हैं, आई कॉन्टैक्ट। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे से और बच्चा हमारी आँख से आँख मिला के बात नहीं कर रहा है, वो क्या करता है, दाएँ-बाएँ देखने लगता है। अगर हम उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं पीछे से, या फिर उसकी ठुड्डी पकड़ लेते हैं आगे से, या फिर हम दोनों हाथों से उसकी गाल पकड़ लेते हैं, तब भी बच्चा लेफ्ट राइट देखेगा। वो 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए देखेगा, आगे आई कॉन्टैक्ट करेगा, उसके बाद वो फिर लेफ्ट राइट देखने लगेगा। सीमित मुस्कुराहट या दूसरों के प्रति सीमित प्रतिक्रिया। छोटे बच्चे के पास जब जाते हैं तो जो बच्चे का फ़ेवरेट होता है, बच्चे क्या करते हैं, उसको देख के हँसने लगते हैं, या फिर बच्चा जिसको देख के गुस्सा करता है, जो बच्चे को परेशान करते हैं, तो उसको देख के बच्चा क्या करता है, दूर भागने लगता है। तो ये बच्चे कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरों के प्रति सीमित प्रतिक्रिया, मतलब लिमिट में हैं, कोई म आ भी गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो ठीक है, बस कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देना। दूसरे के साथ अपनी रुचि साझा करने के लिए वस्तुओं या सीमित रूप से इंगित करना, दिखाना या लाना। बात नहीं करना, क्या नहीं करना? बात, कम्युनिकेशन नहीं करना। अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए तो वो इशारे में बात करेगा, या फिर अपनी गर्दन से उस तरफ करेगा, या फिर फिंगर से करेगा, या कोई चीज़ें लाएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे उसे आइसक्रीम चाहिए तो हो सकता है कि जिस कटोरी में या फिर चम्मच में वो आइसक्रीम खाता है, उसको लेके आएगा कि मुझे ये चाहिए। पानी चाहिए तो वो ग्लास उठाएगा, इस तरीके से, वो मुँह से नहीं बोलेगा कि मुझे, क्योंकि इन बच्चों में जो है वो कम्युनिकेशन कम होता है, संवाद की कमी होती है, सोशल स्किल की कमी होती है, और ये खुद से नहीं कर रहे होते, बस इनके अंदर है वो चीज़ें, बस डिसऑर्डर में काउंट हो गया, इसीलिए तो ये डिसऑर्डर है। फिर एएसडी से पीड़ित बच्चे या किशोर में आप जो लक्षण देख सकते हैं, यह बच्चे किशोर, मतलब जो 11 साल से ऊपर के बच्चे हैं। कितने? 11 से 18 साल तक वाले बच्चे, उनमें हम ये देख सकते हैं, भाषा संबंधी अंतर, जिनमें बोलने की पूरी तरह से कमी से लेकर भाषा विकास में देरी तक शामिल है। दूसरी भाषा की सीमित समझ, जिसमें अपशब्द या हास्य जैसे अमूर्त भाव शामिल हैं। कुछ बच्चे और चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हैं, जैसे गालियाँ ईज़िली देने लगते हैं, और
हँसने लगते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जिस टाइम नहीं हँसना चाहिए, उसमें बच्चे एकदम से रिएक्ट कर लेते हैं। जबकि उस एज तक बच्चों को समझ आ जाती है कि कहाँ पे हमें हँसना है और कहाँ पे नहीं। इन बच्चों में वो चीज़ें भी कमी पाई जाती है। तो फिर सरल हाव-भाव, शारीरिक भाषा, आवाज़ के लहज़े या अन्य शाब्दिक संकेतों को सीमित समझ या उपयोग, जैसे कि यह ना समझ पाना कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहा है वो, या चेहरे के संकेतों का क्या अर्थ है। अगर हम किसी के साथ बैठते हैं, बच्चों को कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और ये बच्चे नहीं समझ पाते कि हमें कोई प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको उतनी समझ नहीं होती है। ये तो लक्षण देखे हमने छोटे बच्चों में। अब हम बात करते हैं किशोर की, कि किशोर में जो बच्चे इस एएसडी से पीड़ित होंगे, उनमें किशोर में क्या लक्षण होंगे? भाषा संबंधी अंतर भाषा संबंधी अंतर, जिसमें बोलने की पूरी तरह से कमी से लेकर भाषा विकास में देरी तक शामिल है। बच्चे बोलने में भी उनमें प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि भाषा विकास कम होएगा उनमें। और जो देरी से बोलेंगे बच्चे, तो भाषा संबंधी अंतर में क्या होएगा कि भाषा पूरी तरीके से कमी से लेकर भाषा विकास में देरी तक शामिल है। इन बच्चों में भाषा का विकास देर से होगा। दूसरों की भाषा की सीमित समझ, हम दूसरे की जो भाषा होती है, हम जो इस एज तक बच्चे होते हैं, जो 11 से 18 तक के बच्चे होते हैं, वो अच्छे से समझ जाते हैं कि बच्चे सामने वाला क्या बोल रहा है, हमें अच्छा तरीके से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है या गुस्से से बात कर रहा है। हम इमोशंस को समझने लगते हैं, गेस्चर को समझने लगते हैं, लेकिन ये बच्चे क्या है, उनकी सीमित समझ होएगी, जिसमें अपशब्द या हास्य जैसे अमूर्त भाव शामिल हैं। नेक्स्ट क्या है, सरल हाव-भाव, शारीरिक भाषा, आवाज़ के लहजे या अन्य अशाब्दिक संकेतों की सीमित समझ या उपयोग, जैसे कि यह ना समझ पाना जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहा हो, या चेहरे के संकेतों का क्या अर्थ है। यह बच्चे नहीं समझ पाएँगे। जो फिज़िकल हमारे गेस्चर्स होते हैं, हमारी एक तो सांकेतिक भाषा होती है और एक हमारी मौखिक भाषा होती है। तो सांकेतिक भाषा में हमारी पूरी बॉडी के संकेत का प्रयोग किया जाता है। अगर हम हाथ से मना कर रहे हैं या फिर मुँह से मना कर रहे हैं, गर्दन हिला के हाँ, ना, इस तरीके से। ये नहीं कि उनको बिल्कुल समझ नहीं होगी, लेकिन कुछ पॉइंट में जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती, तो हम अपना नाक सिकोड़ देते हैं, नहीं, नहीं, इस तरीके से। तो नाक सिकोड़ देना, तो इस तरीके से ये बच्चे क्या करेंगे, इस इस गेस्चर को नहीं समझ पाएँगे, नाक सिकोड़ना, इस तरीके से और भी गेस्चर हो जाते हैं। फिर क्या है इकोलोलिया, इकोलोलिया के क्या था कि जैसे कोई सेंटेंस को रिपीट करना, शब्दों और ध्वनियों की सटीक पुनरावृत्ति या प्रतिध्वनियों का प्रयोग। जब बच्चा छोटा रहेगा तो वो हो सकता है साफ-साफ ना बोले। लेकिन इस टाइम क्या होगा, जो बच्चे की अपनी धुन है या कोई शब्द है, वह रिपीट करने की जो प्रतिध्वनि है, वो सटीक होएगी और अच्छे से वो उसको रिपीट करेगा और बार-बार रिपीट करता जाएगा। ईमानदार या प्रत्यक्ष भाषा का प्रयोग। जब बच्चों को अकल आती है, समझ आती है, तो बच्चे छल-कपट करना सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बच्चों को समझ नहीं है, तो ये क्या होंगे, ईमानदार और प्रत्यक्ष भाषा का प्रयोग। अगर उनको झूठ बोलने के लिए कहा जाएगा, तो उनमें इतनी समझ नहीं होती कि वो झूठ को बोल सके, या जो बात उनसे रिपीट करवाई जाए उसको करवा सके। एक बार कर सकते हैं, लेकिन वहाँ उसको रिपीट दोबारा नहीं कर सकते। साथियों की तुलना में वयस्कों के साथ बेहतर संचार। इन बच्चों में क्या होता है, जो अपनी एज ग्रुप को छोड़ के, अपनी जो एज ग्रुप के बच्चे हैं ना, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं ना करके, जो अपने से बड़े एज ग्रुप है, एडल्ट है, हो सकता है कि बूढ़े व्यक्ति हो सकते हैं, उनके साथ वो इस तरीके से बात करते हैं, जैसे इसको पूरी दुनियादारी की समझ होएगी। और उसको देख के तब लगता नहीं है, उनके कम्युनिकेशन देख के, कि इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम भी है। यह चीज़ इन बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट है व्यवहार पैटर्न, बच्चों का व्यवहार, दिनचर्या, रुचियाँ, गतिविधियाँ क्या होती है इन बच्चों में? बार-बार होने वाली हरकतें, जैसे हाथ को फड़फड़ाना, एक तरफ से दूसरी तरफ हिलना। ये हिलना बैठे-बैठे भी कर सकते हैं और खड़े-खड़े भी कर सकते हैं बच्चे। वस्तुओं का बार-बार उपयोग, जैसा खिलौना, ट्रक के पहियों को घुमाना या खिलौनों को पंक्तिबद्ध करना। पंक्तिबद्ध मतलब सिस्टमैटिक रखना। एक चीज़ का बार-बार उपयोग करना। अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी एक चीज़ पे नहीं टिके रहते। वो एक एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। फिर दूसरी करके बाद फिर तीसरे में जाएँगे। वो एक एक्टिविटी में सीमित नहीं रह सकते, जो कि एक जो एब्नॉर्मल जो सामान्य बच्चा होगा,
तो वो क्या होगा, वो एक एक्टिविटी में सीमित नहीं रह सकता, वो तुरंत जंप दूसरी एक्टिविटी में करेगा, फिर तीसरी में करेगा। अगर वो एक एक्टिविटी को बार-बार करेगा तो फिर वो बोलेगा मैं बोर हो रहा हूँ, इस तरीके का वर्ड यूज़ करेगा। लेकिन यह बच्चे एक एक्टिविटी कई घंटों कर सकते हैं, उनको कोई मतलब टाइम का फ़र्क नहीं पड़ता, उनको एक एक्टिविटी में वो एंगेज रहते हैं। कुछ बच्चों को तो अगर चमकीले धागे दिए जाए ना, तो धागे मीन्स जैसे बर्थडे के रैपर होते हैं, वो हो गया, कोई सॉफ्ट हो गया जैसे सॉफ्ट में हैंकी हो गया, उसके साथ वो खेल सकते हैं। कुछ ऊन का जो धागा होता है, उसके साथ भी जो ऊन का गोला होता है, उसका जो धागा निकला रहता है, उसके साथ भी वो घंटों खेल सकते हैं। लेकिन जो एक सामान्य बच्चा होगा वो 1 घंटे, डेढ़ घंटे इसके साथ थोड़ी खेल सकता है। वो तो थोड़ी देर देखेगा, वो बोलेगा नहीं मुझे कुछ और चाहिए। बार-बार दोहराई जाने वाली भाषा जैसे लगातार सवाल पूछना या अन्य बार-बार दोहराए जाने वाले कथन या ध्वनियाँ, उनके सामने जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो वो बार-बार क्वेश्चनिंग करेंगे, क्या है, क्या है? और अगर उनको एक बार बता दिया जाए, फिर वह उसी चीज़ को पूछेंगे, फिर वह रिपीट करेंगे और इनमें क्या होता है, अगर वो अपनी बात को बताते हैं ना, तो आधी-अधूरी बात बताते हैं और पूरी फिर कौन करेगा? उसके साथ जो उसकी मदर होएगी, सिस्टर होएगी, तो वो उन बातों को पूरा करेंगे कि ये ऐसा कहना चाह रहा है और प्रत्येक इंसान को वह अपनी बात बताएँगे, लेकिन सीमित शब्दों में। फिर दूसरे को वह देखेंगे, दूसरे की तरफ देखेंगे कि यह मेरी बात पूरी करे। फिर नेक्स्ट है किसी विषय या गतिविधि में गहन और लगातार रुचि। किसी विषय या गतिविधि में गहन रुचि। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, वह उसमें उसकी ज़्यादा रुचि होएगी और इतना इंटरेस्ट होएगा कि अगर उसको उसका नाम लिया जाए या फिर यह जो इंटरेस्ट है, किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है कि अगर उसका मूड खराब है, तो उसका नाम लेके वह ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो हमें ये करना है। हो सकता है उसको खाने को लेके हो, किसी जगह को घूमने के लेके हो या फिर किसी रिश्ते को लेके हो, जैसे फ़ोन पे बात करने में भी बच्चे काफ़ी काम डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट है रुचि के विषय में संलग्न होने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना। इनकी जो फ़ेवरेट चीज़ होगी, वह चीज़ घूमना हो सकता है, मेकअप हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, कपड़े पहनना हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है, सिंगिंग करना हो सकता है। जो इनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, उसमें वह बहुत अच्छा कंसंट्रेट करते हैं। और दूसरी बात है इनकी जब हम कम्युनिकेशन को लिमिटेड करने की बात कर रहे हैं कि इनका जो कम्युनिकेशन होता है वह लिमिट में होता है। क्या होता है? सीमित होता है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इनका आईक्यू कम होगा। इनका आईक्यू एवरेज भी हो सकता है एवरेज भी हो सकता है और एवरेज से ज़्यादा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एवरेज से ज़्यादा भी हो सकता है। हो सकता है इनका आईक्यू अपनी एज ग्रुप के बच्चों से बहुत ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। एक कम्युनिकेशन और सोशल स्किल ही तो है कम और कुछ बिहेव है, बाद बाकी आईक्यू का ऑटिज़्म से कोई लेना-देना नहीं है। फिर मतलब लेना-देना है भी और नहीं भी। ऑटिज़्म है लेकिन आईक्यू यह सामान्य बच्चों से अच्छा भी हो सकता है। हो सकता है कि उनके बराबर हो, बस कुछ चीज़ों में कमियाँ रह जाती हैं। कठोर या दोहरावदार सोच या पैटर्न, जो इनका जो बिहेव होता है, जो पैटर्न होता है, वो रिजिड होता है। रिजिड मीन्स ऐसा ही करना है। अगर ये कहीं जा रखे हैं और इन्होंने बोल दिया कि हमें घर जाना है, तो मीन्स घर जाना है। फिर घर जाने के लिए चाहे तो गाड़ी बुक करो, चाहे आँधी आए, तूफ़ान आए, फिर तो इस बिहेव को कम करने के लिए डॉक्टर से दवाई ली जाती है। जब ये हाइपर हो जाते हैं बच्चे, जब ये ना सुनने की मूड में आ जाते हैं कि अब नहीं सुनना है किसी को, तो इस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन इस हाइपर सिचुएशन को कम करने के लिए दी जाती है। अदरवाइज़ ऑटिज़्म की कोई दवा नहीं है क्योंकि ऑटिज़्म कोई वायरस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है ऑटिज़्म की जिसकी दवाई बनाई जाए। उन बिहेव को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। ध्वनि, दृश्य, बनावट या गंध जैसे संवेदी इनपुट के प्रति सेंसिटिव या उनकी तलाश करने वाला, पसंदीदा खाद्य पदार्थों की सीमित रेंज। कुछ बच्चे होते हैं जैसे उनका कुछ फ़ेवरेट खाना होगा जैसे मिठाई है, तो वह मिठाई को अगर घर घर में तुम किसी भी कोने में छुपा दोगे, घर के किसी भी कोने में छुपा दोगे और यहाँ पे अगर बच्चा है, तो यहाँ से यहाँ तक अपनी गंध अपने नाक से सूँघ के बता देगा कि मतलब वो ढूँढते-ढूँढते पहुँच जाएगा इस एरिया में कि इस एरिया में मिठाई रखी है। क्योंकि उनकी जो सूँघने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। फिर ध्वनि, दृश्य या बनावट।
कुछ ध्वनि को लेके सेंसिटिव हो सकते हैं, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी हो सकती है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कान बंद कर लेते हैं। क्या करते हैं? कान बंद कर लेते हैं। ट्रेन की आवाज़ हो सकती है, गाड़ी का हॉर्न हो सकता है। कुछ दृश्य को देख के कोई बच्चे तो क्या होते हैं, छोटे बच्चे अमूमन जैसे किसी के चोट लग गई तो उसको देख के बच्चे डर जाते हैं। लेकिन हो सकता है ये बच्चे डरे और कुछ ना डरे, कुछ दृश्य के प्रति सेंसिटिव होते हैं। कुछ कुछ शेप के प्रति सेंसिटिव होते हैं। कुछ शेप अगर कुछ खाना है तो वह उस शेप में नहीं खाएँगे। जैसे दाल-चावल पिछले उसमें हमने एग्ज़ाम्पल लिया था कि दाल-चावल को अगर मिक्स कर देंगे तो फिर वो नहीं खाएँगे और अलग-अलग रखेंगे तो वो स्पून से ईज़िली खा लेंगे। गंध के प्रति सेंसिटिव होते हैं। फिर उनकी तलाश करने वाला पसंदीदा खाद्य पदार्थों की सीमित रेंज ये हम कर चुके हैं। फिर इनको ठीक कैसे किया जा सकता है? इसमें मैंने दोनों चीज़ को लिया है, हिंदी और इंग्लिश जिसको जो समझ में आता है, वह उसमें देख सकता है। एक क्या है बिहेवियरल मैनेजमेंट थेरेपी, कौन-सी बिहेवियरल मैनेजमेंट थेरेपी और दूसरा है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी, तीसरा है अर्ली इंटरवेंशन, चौथा है मेडिकेशन ट्रीटमेंट और पाँचवाँ है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जो ये ऑटिज़्म वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ ये 5 प्रकार की थेरेपी दी जा सकती है या दी जाती है। कुछ बच्चों को हो सकता है 2 की ज़रूरत पड़े, किसी को 3 की ज़रूरत पड़े, किसी को 1 की ज़रूरत पड़े या हो सकता है कि किसी को 5 के 5 की ज़रूरत पड़े। तो ये अलग-अलग बच्चों का अलग-अलग व्यवहार है। हम ये कतई नहीं कह सकते कि उसका बच्चा इस थेरेपी से ठीक हुआ था, तो तुम्हारा भी ऐसे ही होगा। क्योंकि ऑटिज़्म में हमने बात क्या की थी स्पेक्ट्रम की, कि एक छतरी है और उसके ऊपर कई सारे सीट हैं। तो हो सकता है कि आपके बच्चों को कौन-सी प्रॉब्लम है, अलग-अलग बिहेव हैं, तो किस बच्चे को किस चीज़ की नीड है, यह डायग्नोज़ करके पता चलेगा जब हम उसका असेसमेंट करेंगे, डॉक्टर्स के द्वारा देखा जाएगा व्यवहार प्रबंधन चिकित्सा यह वांछित व्यवहार को सुदृढ़ करने व अवांछित व्यवहार को कम करने में मदद करता है। जैसे बच्चे हाथ-पैर हिलाते हैं या फिर जो ये धुन गुनगुनाते हैं। एक तो धुन और जो ये रिपीट करते हैं धुन अपनी बनाई हुई धुन हो सकती है। कोई गाने को रिपीट करते जो वांछित व्यवहार, वांटेड एंड अनवांटेड व्यवहार, उसको कम करने में मदद करते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी सीबीटी। यह कौशल, संचार कौशल, भावनाओं को प्रतिबंधित करने में सुधार में मदद करती है। कुछ पेरेंट्स का कंप्लेंट रहता है कि जैसे बच्चे को जब वो करता है, चोट लगती है तो मम्मी बोलती है, "हाँ, फूँक मारना, उस तरीके से कम करना, हम डॉक्टर्स की दवाइयाँ लगाएँगे।" तो बच्चा क्या करता है कॉपी करने लगता है। अगर मम्मी को कहीं पे चोट लगती है, जब बच्चा मान नहीं रहा होता है, तो जानबूझ के मम्मी के द्वारा अरे मेरी चोट लग गई, तो बच्चा क्या करता है कितना भी गुस्सा होता है छोटा बच्चा वो फू-फू करने लगता है, चलो मम्मी दवाई लगाते हैं। एक ऐसा एक्ट करने लगता है जैसे डॉक्टर के पास चलो, ये डॉक्टर की अटैची लेके आना, अपना स्टेथोस्कोप निकालना, उस तरीके से ट्रीटमेंट करने लगता है। लेकिन यहाँ बच्चों में क्या होता है जो फीलिंग्स होती है उनको क्या होता है कमी होती है। उन तो उस बच्चे में ये चीज़ें डालना तो ये कौन-सी थेरेपी होगी? संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। कौन-सी होगी? संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। नेक्स्ट है प्रारंभिक हस्तक्षेप। अर्ली इंटरवेंशन जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अर्ली इंटरवेंशन। यह एएसडी पीड़ित बहुत छोटे बच्चों के लिए चिकित्सा और सेवाएँ प्रदान करता है। अर्ली इंटरवेंशन में बच्चों को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कि नहीं है और है तो कितना है, क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो अर्ली इंटरवेंशन ज़रूर कराना चाहिए। मैंने भी अपनी बच्ची का करवाया था जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब मेरी बेटी कंसीव हुई थी तो उस टाइम मैं बीएड कर रही थी, तो मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। तो मुझे ये टेंशन रहता था कि कहीं मेरे बेटे को ऐसा मतलब मेरे बच्चे को ऐसा ना हो जाए। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि बेटा-बेटी क्या है, पर मुझे रहता था कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। मतलब वो जो 9 मंथ है मैंने पूरे डर में काटे कि कहीं हियरिंग इम्पेयर्ड ना हो जाए, कहीं विज़ुअल इम्पेयर्ड ना हो जाए, कहीं मेंटल इलनेस ना हो जाए क्योंकि मैंने उसी टाइम इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। हालाँकि मुझे सब कुछ पता था कि सब ओके है, लेकिन फिर भी मुझे एक डर था कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन अर्ली इंटरवेंशन पहले तो सारे पेरेंट्स को ले जाना चाहिए लेकिन सबको रहता है कि हमारे बच्चे में क्या दिक्कत है, हमें थोड़ी कोई दिक्कत है। तो वहाँ पे बच्चे को सारी जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है उसके बारे में पता चल जाता है कि कौन-कौन से टाइम में बच्चे को क्या-क्या चाहिए। फिर है मेडिकेशन ट्रीटमेंट, दवा उपचार। कुछ दवाइयाँ उच्च ऊर्जा स्तर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, अवसाद, एएसडी से जुड़े दौर से प्रतिबंधित करने में मदद करती है। अभी हमने बात क्या करी थी कि कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, जो बिल्कुल समझने के मूड में नहीं होते या फिर मूडी हो जाते हैं, स्विंग हो जाता है उनका मूड।
तो उस एनर्जी को कम करने के लिए कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको देख के ऐसा लगता है कि यार इसकी भूख और प्यास कहाँ खो गई। सारे घरवाले थक जाते हैं बच्चों के साथ कि ये दिन भर सोता नहीं है। इतनी एनर्जी है कि जैसे कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया हो। तो उस एनर्जी को कम करने के लिए जब उसको वो हाइपर एक्टिव रहेगा तो किसी चीज़ में फ़ोकस कैसे करेगा? तो उस हाइपर एक्टिव को कम करने के लिए, उस ऊर्जा के स्तर को कम करने के लिए उसको कुछ मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि वो थोड़ा सुस्त हो जाता है और उसका जो हाइपर एक्टिव है वो थोड़ा डाउन हो जाता है जिससे कि बच्चे और चीज़ों में ध्यान देने लगते हैं। कुछ बच्चे तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन मीन्स एंग्ज़ायटी होने लगती है बच्चों को, बेवजह रोने लगते हैं, तो उस चीज़ को कम करने के लिए भी दवाइयाँ दी जा सकती है। फिर है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इससे एएसडी से पीड़ित व्यक्तियों को कपड़े पहनना, खाना, लोगों को संबंध बनाने जैसे जीवन कौशल सीखने में मदद मिलती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सिखाया जाता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको बटन लगाने का पैटर्न हो गया, शू लेस बाँधना हो गया, ये बच्चे नहीं कर पाते तो इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। आज अगर एक चीज़ को बटन लगाने को ये बटन पकड़ना सिखाया है या बटन को उस काँच के अंदर डालना सिखाया है तो अगले दिन और चीज़ सिखाएँगे, नेक्स्ट स्टेप सिखाएँगे। तो एक एक्टिविटी को कराने के लिए 4 से 5 स्टेप होते हैं या जिस तरीके की बच्चे को ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी बच्चे को 10 स्टेप में सिखाया जाए, किसी को एक ही बारे में समझ आ जाता है, किसी को 5 स्टेप में सिखाया जाता है। तो अलग-अलग स्टेप में अलग-अलग स्ट्रैटेजी अलग-अलग बच्चे के लिए अपनाई जाती हैं और ये कतई ना करें बच्चों के साथ कि अभी छोटा बच्चा है और अभी तो ठीक है, अभी क्या है आगे सीख जाएगा। उसका जो क्रूशियल पीरियड है, गोल्डन टाइम है, वो होता है 5 साल। 5 साल से पहले अगर बच्चे को आइडेंटिफ़ाई हो गया और 5 साल से ज़्यादा अच्छा है कि 2.5 साल। 2.5 साल में बच्चा अगर वहाँ पहुँच जाता है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर या डॉक्टर्स के पास जहाँ भी आपको सूटेबल लगता है, आगे का गाइड वो इन 4 जगह 5 जगहों में से अगर कहीं एक जगह पहुँच जाते हैं तो 4 जगह की गाइडेंस यहाँ वहाँ एक जगह से मिल जाएगी। क्योंकि 2.5 साल का गोल्डन पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2.5 साल के बाद बच्चा लैंग्वेज सीखता है। 2.5 साल से 5 साल तक बच्चा लैंग्वेज सीखता है, रैपिड ग्रोथ होती है उस टाइम लैंग्वेज की। तो 2.5 साल में अगर बच्चा मिल जाता है तो उसकी अच्छा रहता है फिर और उसके बाद तो फिर टाइम जैसा भी है, लेकिन जाना चाहिए बच्चों को लेके ये था ऑटिज़्म का थोड़ा-सा इंट्रो। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी समझने में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।